हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक। स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। तो अभी टाइम शाम के 4:30 हो रहे हैं और बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे। ये देखो रोड, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं। सब लोग ओवरटेक करके जा रहे हैं। तो मेरे कैमरे में एक दिक्कत ये भी है कि जब बाइक या स्कूटी तेज चलती है तो आवाज उतनी अच्छी नहीं आती। हाँ, जब धीरे चलती है तब आवाज बढ़िया आती है। मतलब बढ़िया तो नहीं पर ठीक ठाक आ जाती है, पर जब तेज चलती है तब तो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं आती। तेज में हवा की आवाज ज्यादा आती है और अगर मैं वाइजर बंद कर देता हूँ तो कुछ ऐसी आवाज आती है। मतलब ऐसे भी ठीक है पर ऐसे में ज्यादा बढ़िया है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप केदारनाथ जा रहे हो स्कूटी या बाइक से तो आपको क्या क्या चीज ले जानी चाहिए, वहाँ पे आपको सस्ते होटल्स कहाँ पे मिलेंगे और सबसे मेन चीज की बजट कितना होना चाहिए केदारनाथ जाने का। मेरे कितने पैसे लगे, कितने का पेट्रोल लगा, कितने का खाना लगा, कितने का होटल लगा, तो वो सब चीजें बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप केदारनाथ जा रहे हो तो क्या क्या चीजें ले जानी चाहिए। तो वैसे ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, बस गर्म कपड़े ले जाना और रेनकोट ले जाना। बाकी तो रास्ते में सब चीजें मिल जाती है। बस ये दो चीजें जरूर रख लेना। और हाँ, जो आपका सामान है उसकी वाटर प्रूफिंग के लिए भी कुछ ना कुछ लेके जाना ताकि बारिश में खराब ना हो। और अगर आपके पास स्कूटी है मेरी तरह तो आप डिक्की में भी रख सकते हो, जैसे मैंने रखा था। वैसे सारा सामान नहीं रखा था, बस मैंने फोन वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो रखा था डिक्की में, बाकी कपड़े वगैरह बैग में ही थे। और अगर आपको ये सब नहीं ले जाना तो नहीं भी ले आ सकते हो। जब बारिश हो जाए तो रुक जाना कहीं साइड में। और हाँ, अगर बारिश बहुत ही ज्यादा तेज होती है तब कोई सी भी सेफ जगह देख के वहाँ पे रुक जाना। बारिश में मत चलाना क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की है। वहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह बहुत ज्यादा आते हैं और कभी भी आ सकते हैं, कभी भी रोड टूट सकती है, कभी भी पत्थर नीचे गिर के आ सकते हैं। तो इसलिए बारिश में अवॉइड ही करना। हाँ, थोड़ी बहुत बारिश हो तब चला लेना, अगर तेज हो तो मत चलाना। बाकी वहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है तो एक जैकेट रख लेना। तो बस यही दो चीजें, बाकी तो कुछ नहीं चाहिए। ये देखो बुलेट वालों को। और एक और क्वेश्चन मेरे पे आया था कि अगर हम स्कूटी ले जाते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी स्कूटी पे। तो जो रास्ता है वो बहुत ही ज्यादा इजी है, मतलब एकदम प्लेन रोड है। अगर आप ऋषिकेश होते हुए जाते हो तो बस आपको रुद्रप्रयाग के बाद मिलेगा थोड़ा खराब रास्ता, बाकी तो रास्ता एकदम बढ़िया है। वहाँ लोग साइकिल लेके चढ़ रहे हैं तो स्कूटी तो आराम से चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बल्कि मेरे साथ तो मेरा भाई भी गया था पीछे बैठ के, तब भी एकदम आराम से चढ़ रही थी। और उबड़ खाबड़ रास्तों में भी बहुत ज्यादा बढ़िया चल रही थी। तो जिस रास्ते मैं गया था वो रास्ता थोड़ा ज्यादा उबड़ खाबड़ था। मैं कोटद्वार होते हुए गया था, कोटद्वार, फिर कोटद्वार से सतपुली, सतपुली से बांगघाट होते हुए देवप्रयाग, तो उस वाले रास्ते से गया था मैं। पर अगर आप जा रहे हो दिल्ली से तो उस वाले रास्ते से जाना जो हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए जाता है, वो ज्यादा बढ़िया है। और जिस रास्ते से मैं गया वहां जाने का रीजन ये था कि रास्ते में मेरा घर पड़ता है तो मैं इसलिए वहां से गया। सुपर बाइक बेनेली 600 आई। तो वो रास्ता उनके लिए बढ़िया है जो गढ़वाली है, जिनका गांव है रास्ते में, तो वो जा सकते हैं उस रास्ते से। The next day. तो ये उसका अगला दिन है। उस दिन मैं उससे आगे वीडियो बना नहीं पाया, मतलब वीडियो तो बनाई थी पर कैमरा ऑन नहीं था तो बाकी की वीडियो बनी नहीं। और आज मौसम देख लो, क्या मस्त मौसम हो रहा है। तो बारिश हो सकती है कभी भी। आजकल दिल्ली में यही हो रहा है, कभी एकदम गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, और कभी एकदम से तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, ठंड हो जा रही है। तो अब बात करते हैं बजट की कि कितने पैसे आपके लगेंगे। तो एकदम करेक्ट नहीं बताऊंगा, मोटा मोटा बता दूंगा कितने पैसे लगेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेट्रोल से। तो पेट्रोल आपका 2500 के आसपास लगेगा, मतलब 2500 से कम ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। अगर आपकी 110 सीसी के आसपास की स्कूटी है, मतलब आसपास क्या 110 सीसी की ही स्कूटी है, क्योंकि जैसे एंटॉर्क 125 का मेरे को आइडिया नहीं है। लोग बोलते हैं इसकी माइलेज बहुत कम है तो हो सकता है और ज्यादा पेट्रोल पिए। पर अगर जुपिटर है या फिर एक्टिवा, मतलब ये लगा लो 110 सीसी के आसपास, जैसे एक्सेस हो गई। अंकल को देखो, ओ सैडलिंग कर रहे हैं अंकल। तो आपका पेट्रोल का खर्चा इतना ही आएगा, इससे कम ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। मेरा भी इतना ही लगा है, 2400 रुपए के आसपास, मतलब 2400 से कम ही लगा है। पर उसमें भी घर पहुंचने तक मेरी टंकी आधी से थोड़ी ज्यादा थी। तो अब आते हैं होटल के खर्चे में कि अगर आप रुकोगे तो कितने पैसे लगेंगे। तो वैसे केदारनाथ आने जाने में 4 दिन लगेंगे। हाँ, अगर आप रास्ते में कहीं ज्यादा रुकते हो तो वो आपके ऊपर है। वैसे तो एक दिन में भी आप लगातार पहुंच सकते हो,
सोनप्रयाग तक। तो अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने सिर्फ एक ही दिन होटल लिया था। मैं 4 दिन के लिए गया था, पर होटल मैंने एक ही दिन लिया था और 2 दिन मैं अपनी नानी के घर रुका था। तो मेरी नानी का गाँव रास्ते में ही पड़ता है, तो इसलिए जाते टाइम और वापस आते टाइम 2 दिन मैं वहां रुका था। और एक दिन तो मैं सोया ही नहीं था, क्योंकि 3 बजे से चढ़ाई शुरू करनी थी। तो अगर होटल लेके सो जाता तो 3 बजे नहीं शुरू कर पाता, तो इसलिए मैंने होटल नहीं लिया उस दिन। तो मैं सुबह निकल गया था नानी के घर से 6 बजे के आसपास, और मैं सोनप्रयाग पहुंचा था 7 बजे। 7 बजे भी नहीं, 7 बजे से पहले पहुंच गया था, 6 बजे के आसपास, क्योंकि वहाँ रास्ते में जाम भी था बहुत सारा और बारिश भी हो रही थी, तो बारिश की वजह से मैं रुका भी था। फिर उस दिन यात्रा बंद हो गई थी क्योंकि मौसम खराब हो गया था ऊपर। तो वो बोल रहे थे कि कल सुबह यात्रा खुलेगी अगर मौसम ठीक हो जाता है। तो फिर सोनप्रयाग में रोक लिया था हमें और सोनप्रयाग से 11 बजे आगे जाने दिया। फिर आगे गौरीकुंड गए तो गौरीकुंड में रोक लिया। फिर वहां से जाने दिया था 3 बजे के आसपास। तो उस रात तो सोया नहीं, और एक ही दिन में हम ऊपर चढ़े और एक ही दिन में नीचे आ गए थे। तो 3 बजे चढ़ाई शुरू करी थी, तो मैं 9 बजे पहुंच गया था मंदिर। फिर वहां दर्शन किए, फिर भैरव बाबा के मंदिर गया। फिर 1:30 बजे हम नीचे चलना शुरू हुए थे और 5 साढ़े 5 बजे तक पहुंच गए थे गौरीकुंड। फिर गौरीकुंड में 1-1.5 घंटे तो हम टैक्सी के लिए खड़े रहे, क्योंकि वहाँ पे लाइन लगानी पड़ती है टैक्सी के लिए गौरीकुंड से सोनप्रयाग आने के लिए। वैसे पैदल भी आ सकते हो, पर 5 किलोमीटर है और ताकत नहीं बचती नीचे आने के बाद। और पहाड़ों के 5 किलोमीटर यहाँ के 10 किलोमीटर के बराबर होते हैं। फिर सोनप्रयाग आके खाना वाना खाया हमने। वहाँ पे होटल पूछे तो होटल तो बहुत महंगे। फिर सोनप्रयाग से 4-5 किलोमीटर आगे गए, वहाँ पे हमने होटल लिया। तो वहाँ पे 2000 रुपए में बहुत ही बढ़िया होटल मिल गया था। मतलब दिल्ली के हिसाब से तो महंगा था, पर सोनप्रयाग के हिसाब से बहुत सस्ता था, क्योंकि सोनप्रयाग में तो आपको 2000 रुपए में नामुमकिन है होटल मिलना, और मिलेगा भी तो उतना अच्छा नहीं मिलेगा। वो एकदम बढ़िया था, 2 बेड थे उसमें, एक डबल बेड था, एक सिंगल बेड था, और वॉशरूम भी एकदम बढ़िया था। जनरेटर भी था, तो लाइट वाइट जा रही थी तो जनरेटर चला दे रहे थे वो लोग आधी रात को भी। तो ये बढ़िया चीज थी वहां पे। तो इसलिए अगर आपको होटल लेना है तो सोनप्रयाग से 4-5 किलोमीटर पहले ही ले लेना, सस्ता भी मिलेगा और बढ़िया मिलेगा, और ऊपर से भीड़ भाड़ भी नहीं मिलेगी इतनी सोनप्रयाग जितनी। हाँ, पर अगर आपको सोनप्रयाग में ही लेना पड़ रहा है किसी मजबूरी से, तो वहाँ पे आपको मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको वैसे वाले होटल मिलेंगे जिसमें एक में फ्लोर वाइज बेड होते हैं, एक के ऊपर एक। वो आपको 800 रुपए से 1000 रुपए पर पर्सन मिलेगा, और अगर वैसे रूम लेते हो तो 4-5 हजार रुपए का मिलेगा। और बाकी टेंट भी ले सकते हो, पर टेंट भी सिंगल को और डबल को नहीं मिलता। 4 लोग होने चाहिए कम से कम टेंट के लिए, तो वो भी ऐसे मिलता है 800 रुपए पर पर्सन। तो अब उस हिसाब से देख लेना आपके होटल के कितने लगेंगे। और अब बात करते हैं सबसे मेन चीज की, जो है खाना। मतलब ये लगा लो, अगर आप एक टाइम का पेट भर के खाना खाओगे तो 300 रुपए लगेंगे। तो अगर दिन में 3 बार खाना खाते हो तो 1000 रुपए के आसपास लगेंगे। मतलब ये लगा लो 1000 रुपए पर पर्सन। और ऊपर से जब आप चढ़ाई करोगे तो रास्ते में आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी, तो आप 3 क्या 6-7 बार खा लोगे। हो सकता है आप ना खाओ, पर मैंने तो 6-7 बार खाया था। मतलब खाना तो नहीं मिला था, पर जैसे चिप्स, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, स्टिंग वगैरह वो सब पी थी मैंने। वैसे खाना तो नहीं खाया था क्योंकि सुबह का टाइम था। हाँ, पर चाय पी थी। चाय भी तब पी थी जब 8 बज गए थे, तब मैं मंदिर के पास ही था बहुत ज्यादा। और मौसम देख लो कितना मस्त हो रहा है। तो खाने का हो गया, रहने का हो गया, पेट्रोल का हो गया। तो ये लगा लो जो मेरे हैं वो 10,000 के आसपास लगे थे पैसे। तो आपके भी इतने ही लगेंगे 10,000 रुपए के आसपास इस टाइम। लेकिन अगर आप उस टाइम जाते हो जैसे अक्टूबर वगैरह जब भीड़ कम होती है, तब थोड़ा आपका सस्ता हो जाएगा। थोड़ा क्या, बहुत सस्ता हो जाएगा। उस टाइम तो होटल 500 रुपए के आसपास हो जाते हैं, जो अभी 5000 रुपए में है। और हाँ, अगर आप गधे वधे में जाते हो ऊपर, तब आपके और ज्यादा पैसे लगेंगे। ये मैंने बिना गधे के बताए हैं, क्योंकि गधे वाला 3-4 हजार रुपए लेगा ऊपर चढ़ाने के। 4 तो नहीं, शायद 3000 के आसपास लेगा। पर वैसे गधे वधे में जाना मेरे को इतना वर्थ नहीं लगता, क्योंकि गधे में क्या है कि आप रुक नहीं सकते कहीं भी अपनी मर्जी से। जैसे पैदल चल रहे हो तो जो जगह आपको ज्यादा अच्छी लग रही है वहाँ पे बैठ जाओ, आराम से वीडियो बना लो, कुछ भी कर लो। और उसमें ऐसा नहीं है, फालतू में बेचारे भी परेशान हो जाते हैं। और हाँ, सोनप्रयाग में पार्किंग है, वहाँ पे आपके 50 रुपए लगेंगे 24 घंटे के। तो वहाँ पे अपनी आराम से स्कूटी खड़ी करके जा सकते हो। बढ़िया पार्किंग है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी स्कूटी में। कोई ये नहीं कि कोई स्क्रैच मार के चला जाएगा, ये करके चला जाएगा। बढ़िया पार्किंग है। और हाँ, 2 चीज और रख लेना, मतलब ये चीज तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक तो पंचर किट और दूसरा पंप हवा भरने के लिए। तो ये 2 चीजें तो होनी चाहिए जरूरी, क्योंकि पहाड़ों पे हवा भरने के लिए आपको बहुत दूर दूर मिलेंगे। मतलब ये लगा लो 50-60 किलोमीटर बाद ऐसे मिलेंगे। ज्यादा महंगी भी नहीं है, पंचर किट 150 के आसपास आएगी और पंप आपका आएगा 200-250 का। जो मैं ले जाता हूँ वो फुट पंप है, तो मैंने 250 रुपए का खरीदा था। और पंचर किट मैंने खरीदी थी 150 रुपए की। तो छोटी है, ज्यादा जगह भी नहीं घेरती, डिक्की में ही आ जाती है, और बल्कि फिर भी जगह बच जाती है डिक्की में बहुत सारी। और वहाँ पे स्कूटी में भी एक दिक्कत आई थी, मतलब दिक्कत तो नहीं, तो जो इसका आगे वाला टायर है वो जाम हो गया था। वहाँ पे बारिश हो रही थी ना, थोड़ी थोड़ी मतलब हो ही जा रही थी। वहाँ पे इसका आगे वाला टायर जाम हो गया था इसकी ब्रेक की वजह से। तो जो मैंने इसकी लास्ट सर्विस करवाई थी उसमें इसकी जो ब्रेक है आगे की वो ज्यादा टाइट हो गई थी, और बारिश में भीगने की वजह से वो पूरी और ज्यादा टाइट हो गई।
तो जिसकी वजह से टायर लॉक हो गया था। पर हाँ 4-5 किलोमीटर चलाने के बाद नॉर्मल हो गई थी, तो ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत थी नहीं। और स्कूटी देख लो, स्कूटी की हालत अभी ऐसी है, एकदम चमक रही है। तो जब मैंने केदारनाथ जाने से पहले सर्विस करवाई थी तब ये चली थी 19,500 के आसपास, और अब ये चल गई है 21,181। तो लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास चल गई है, और 1000 किलोमीटर के बाद इसकी सर्विस होगी दोबारा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई सजेशन हो तो कमेंट्स बॉक्स में सजेशन जरूर दें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।